मौत का कुआं देखा है कभी? मौत का कुआं अगर नहीं देखा है तो गूगल कर लेना, सर्च कर लो, वीडियो मिल जाएंगे तुमको मौत के कुएं की। मौत के कुएं में कुछ नहीं होता है। अगर ऊपर से व्यू देखें तो एक बाइकर होता है बेसिकली। वो एक वर्टिकल वॉल पे ऐसे ऐसे राउंड राउंड बाइक चला रहा होता है और वो गिरता भी नहीं है। वो इतनी स्पीड से चला रहा होता है लेकिन वो गिरता नहीं है। तो क्यों नहीं गिरता है, उसके पीछे क्या फिजिक्स है, क्या मैकेनिज्म है, वो आपको बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि भाई धरती के चारों तरफ चंद्रमा घूमता क्यों है, क्यों नहीं छोड़ के बाहर भाग जाता। या फिर हमारे जो सैटेलाइट्स हम यहाँ से थ्रो करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको रिमोट से कंट्रोल करते हैं। हम उसको एक ऑर्बिट में डाल देते हैं। अब वो ऑर्बिट में धरती के चारों तरफ घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो क्यों नहीं छोड़कर चला जाता, क्यों ऑर्बिट में ही घूमता रहता है, इन सब पे अपन बात करेंगे आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो सबसे पहले तो यार इसकी स्पेलिंग पे मत जाना। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मोशन जो है, सर्कल में जो मोशन होते हैं बेसिकली किस टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। एक हो गया मेरा यूनिफॉर्म और एक हो गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब था कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इस सर्कुलर मोशन में कोई एक चीज कांस्टेंट होगी, कोई एक चीज नहीं, मतलब कोई चीज है जो कांस्टेंट है जिसकी वजह से इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली मेरा पोजीशन चेंज हो रही है सर्कल पे। पोजीशन कभी भी मेरा कांस्टेंट नहीं हो सकता। टाइम तो चेंज होने के लिए बना है, टाइम के चेंज होने से दुनिया चेंज होती है। तो टाइम भी मेरा चेंज होने वाली चीज है, टाइम भी मेरा कांस्टेंट नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक चीज कांस्टेंट होती है वो होती है जो पार्टिकल होता है जो ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती नहीं। वेलोसिटी भी चेंज होती है। वेलोसिटी भी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली अगर मैं सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हूं तो वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन नहीं भी चेंज हो रहा है, अगर सपोज डायरेक्शन मेरा चेंज हो रहा है और अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट भी है, तो आप ये मत समझना कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा होगा। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इट इज सब्जेक्ट टू चेंज इन द वेलोसिटी। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन भी अगर चेंज हो रहा है तो हमें एज अ वेक्टर हम एक्सेलरेशन को ट्रीट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वेलोसिटी भी मेरा कांस्टेंट नहीं है, टाइम कांस्टेंट नहीं है। आर आर मींस पोजीशन वेक्टर, कांस्टेंट नहीं है। तो फाइनली कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट होता है इसमें स्पीड। स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब यह है कि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो 2 मीटर यहां भी, 2 मीटर यहां भी, 2 मीटर पर सेकंड यहां भी है। यानी कि हर जगह पे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है और डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने बताया था क्या तरीका होता है। कोई भी वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन निकालना है तो उस पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो आज हम लोग इस पे बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं। कुछ नए टर्म जिंदगी में आने वाले हैं और हमेशा के लिए आने वाले हैं, तो उन टर्म्स के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये मानो कि इसका एक सेंटर हमको चाहिए। अगर सर्कल है तो सेंटर इंपॉर्टेंट है, सेंटर से ही सारा काम होना है। मैं 2 पॉइंट लेता हूं। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। और अगर मैं मानता हूं कि ये v वेलोसिटी वेक्टर v1 और v2 वेलोसिटी वेक्टर v2, ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि v1 का मैग्नीट्यूड v2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये दो डिफरेंट वेक्टर हो जाएंगे क्योंकि इनके डायरेक्शन में डिफरेंस है। अगर सपोज ये यहां से यहां तक जाता है और ये s डिस्टेंस कवर करता है, सपोज s डिस्टेंस कवर करता है और थीटा एंगल रोटेट हो जाता है,
अगर ये थीटा एंगल इसका रोटेट होता है पोजीशन वेक्टर, यानी कि अगर मैं इसको r1 पोजीशन वेक्टर करता हूं, इसको r2 पोजीशन वेक्टर करता हूं, तो जो पोजीशन वेक्टर है वो अगर मेरे थीटा एंगल रोटेट होता है तो मैं थीटा को लिख सकता हूं s अपॉन डिस्टेंस यानी कि रेडियस, r का अपॉन रेडियस दैट इज द थीटा, और थीटा अपॉन टाइम डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा टी करूं, डेल्टा टी टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा, डेल्टा टी टाइम में थीटा चेंज हुआ है, थीटा अपॉन डेल्टा टी अगर मैं करता हूं तो इसको लिख सकता हूं एस अपॉन आर डेल्टा टी। थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? थीटा अपॉन डेल्टा टी एक नया पैरामीटर ऐड हो रहा है आज से, आपके आगे जितना भी फिजिक्स पढ़ोगे एक नए पैरामीटर से आप एक इंट्रोड्यूस होने वाले हो, उसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? मेरा लीनियर स्पीड होता है, और एंगुलर स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो मेरा एंगल चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, थीटा अपॉन डेल्टा टी एंगुलर स्पीड है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा टी एस अपॉन आर डेल्टा टी। एस अपॉन डेल्टा टी क्या होगा बेटा? एस अपॉन डेल्टा टी इसका स्पीड होगा। क्या होगा? स्पीड होगा। तो v अपॉन आर यानी कि मॉड ऑफ v1 कह लो, v2 कह लो, मॉड ऑफ v अपॉन आर दैट इज w। दैट इज द वन इक्वेशन, और बेटर टू से v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू, सॉरी v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। ठीक है, तो एंगुलर स्पीड को हम लोग v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू कहते हैं। देखो एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ कि अगर आप ट्रेन की पटरी पे खड़े होकर अगर आपने ट्रेन देखी होगी, बहुत दूर से जब ट्रेन आती है बहुत ही स्पीड से आती है, लेकिन हमको लगता है कि रुकी हुई है, या फिर आ रही है तो बहुत धीमे 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 चल रही है, और जैसे ही सामने से आती ये फुल स्पीड से खड़ाखट 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 मूव होती, खड़ाखट खड़ाखट। हमको जब सामने से होकर गुजरती है तो हमको बहुत ज्यादा स्पीड दिख रही होती है। ये चीज अगर आप रोड के किनारे खड़े हो, दूर से कार आती हुई दिखती है, दिख रहा होता है कि मूव कर रही है, लेकिन स्पीड कितनी है? स्पीड हमें बहुत कम लग रही होती है। जैसे जैसे पास आती है वो स्पीड बढ़ता जाता है, और जब हमारे सामने आती है जूम करके निकल जाती है। तो हमें क्यों ऐसा फील होता है? सेम स्पीड से कार चल रही है, वहां थी, यहां थी, सामने थी, आगे गई, सेम स्पीड से चल रही है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा फील कब होता है? जब वो हमारे ठीक सामने होती है। क्यों फील होता है? क्योंकि हमारी आईज जो होती हैं, हमारा जो देखने, हमारा जो मेंटल मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, वो एंगुलर स्पीड के लिए डिजाइन होता है, लीनियर स्पीड के लिए कम सेंसिटिव होता है, एंगुलर स्पीड के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर मैं इसी में देखूं, मैं सपोज यहां पे खड़ा हूं और एक कार आ रही है यहां से ऐसे क्रॉस हो रही है, तो सेम डिस्टेंस ये चली, यहां पे भी सेम डिस्टेंस यहां पे भी चली, लेकिन यहां पे डिस्टेंस ये आर की वैल्यू ज्यादा है, तो सेम स्पीड के लिए v अपॉन आर मेरा w हुआ। आर ज्यादा है तो मेरे को एंगुलर स्पीड कम लग रही है, एंगुलर स्पीड बहुत ही कम हो गई। लेकिन जैसे ही सामने आता है सेम स्पीड है, लेकिन अब आर की वैल्यू बहुत कम हो गई। आर की वैल्यू कम होने का सीधा एडवांटेज मिलता है क्या? w की वैल्यू v अपॉन आर, आर की वैल्यू कम हुई तो w की वैल्यू मेरी बढ़ गई। w की वैल्यू बढ़ जाने का मतलब है कि जब वही कार मेरे सामने होकर गुजरती है तो उसका एंगुलर स्पीड बहुत ही हाई होता है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे ही चीजें क्लोज आ रही है, जैसे ही वो मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे क्लोज आता है, तो हमको रेडियस कम होने की वजह से हमारी एंगुलर स्पीड बहुत ज्यादा हमें फील होती है बहुत। लेकिन देखा तो लीनियर स्पीड सेम है। तो कभी भी अगर ट्रेन सामने से आ रही है तो उसको धीमी स्पीड की समझने की गलती मत करना। अगर आपको लगता है कि वो बहुत धीमी चल रही है, वो आपको इसलिए सेंस हो रहा है क्योंकि उसकी एंगुलर स्पीड कम है, और वो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, आर की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए आपको v उतना ही है लेकिन आपको एंगुलर स्पीड कम सेंस हो रहा है। तो कभी भी ट्रेन देखो तो रुक जाओ, क्रॉस करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि अभी तो बहुत धीमे चल रही है, मैं यहां से निकल जाऊंगा। जब तक आप यहां से यहां पहुंचोगे ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी, और आईटी निकले ना निकले आप निकल जाओगे। तो इसलिए आप निकल लोगे, इसलिए आप कभी भी ट्रेन देखो या हाई स्पीड कार देखो, रुक जाओ, एंगुलर स्पीड के चक्कर में मत पड़ जाना। ठीक है बेटा? तो जो हमने एक चीज कंक्लूड किया वो ये कंक्लूड किया कि v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू।
v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू। ऑब्वियसली अगर मेरा वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी मींस स्पीड विद डायरेक्शन, अगर चेंज हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन तो होगा, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं। उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी? मेरा इस पॉइंट पे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचता है, मेरा सेंटर ओ है, तो मेरा ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सपोज r1 है और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सपोज r2 है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बनता है। यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी और यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी। अगर मैं v2 को एक्सटेंड करूं और v1 को एक्सटेंड करूं तो इन दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल ज्यादा नहीं होगा, ये मेरा टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री एंगल बना, ये भी टेंजेंट है तो ये भी 90 डिग्री एंगल बना, ये 90 90 सेटल हो गए तो ये थीटा प्लस ये कितना हुआ 90 90 180। टोटल चारों एंगल का सम कितना होता है? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करें चारों एंगल का सम कितना होगा? 4 इंटू 90 डिग्री, 290 मेरे निकल गए तो अब 180 डिग्री बचा। 180 डिग्री बचा तो ये थीटा है तो ये कितना हुआ बेटा? ये 180 माइनस थीटा हुआ। और अगर ये 180 माइनस थीटा हुआ तो ये कितना हुआ? ये टोटल कितना हुआ? टोटल 180 है, जिसमें से 180 माइनस थीटा ये हुआ तो ये हो गया थीटा। तो मेरा दोनों स्पीड में, अगर मैं दोनों वेलोसिटी में अगर मैं एंगल बात करूं तो ये v2 है, ये v1 है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। तो मैं इस वेक्टर को ऐसे दिखाता हूं, ये v1 है, ये v2 वेक्टर है और ये थीटा एंगल है, और चेंज इन स्पीड क्या हुआ? ये डेल्टा वी वेक्टर है। डेल्टा वी वेक्टर क्या होगा? बेसिकली डेल्टा वी वेक्टर क्या होगा? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर को मैं डेल्टा वी वेक्टर बोलूंगा। अब अगर मैं देखूं कि बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए मैं इसको जज करता हूं, मैं बहुत बड़े टाइम पीरियड में बात नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटे टाइम पीरियड में अगर जज करूं तो डेल्टा की v की वैल्यू बहुत छोटी होगी, और डेल्टा v की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो मैं इसको एक आर्क की तरह ट्रीट कर सकता हूं। आर्क की तरह ट्रीट करने का मतलब यह है कि थीटा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं आर्क अपॉन रेडियस। थीटा की वैल्यू ले सकता हूं डेल्टा v का मॉड अपॉन v का मॉड। डेल्टा वी का मॉड मतलब आर्क और वी का मॉड मतलब रेडियस, तो डेल्टा वी अपॉन वी लिख सकता हूं। और थीटा की वैल्यू हम लोग डेल्टा वी अपॉन वी, थीटा क्या होता है? थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? डब्ल्यू होता है, तो थीटा की वैल्यू डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो मैं थीटा की वैल्यू डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी यहां डालता हूं, डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी मॉड। डेल्टा टी को मैं इधर लाता हूं, रीशफल करता हूं, तो डब्ल्यू और मॉड ऑफ वी को इधर कर देता हूं, इसको मैं नॉर्मल वी से दिखाता हूं, मॉड ऑफ वेक्टर वी को मैं वी से दिखाता हूं, इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा? ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि ये होगा मेरा एक्सेलरेशन। कौन सा वाला एक्सेलरेशन? क्योंकि मैं डेल्टा वी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो इसको मैं लीनियर एक्सेलरेशन बोलूंगा। तो ये मेरा लीनियर एक्सेलरेशन निकला एंड दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वी। वी को मैं लिखता हूं आर डब्ल्यू, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई आर डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, यानी कि आर डब्ल्यू स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बेसिकली डेल्टा वी का डायरेक्शन होता है। और डेल्टा वी का डायरेक्शन क्या होगा? डेल्टा वी क्या है? v2 माइनस वी1 है, यानी कि ये v2 है, ये v1 है। v1 को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं सेंटर में आएगा, ये टुवर्ड्स सेंट्रल डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हुआ? सेंट्रल डायरेक्शन में हुआ। क्यों? क्योंकि v2 में से मैंने v1 को माइनस किया। v1 माइनस करने का मतलब v1 का डायरेक्शन उल्टा कर दिया। तो v2 और v1 को अगर मैं माइनस v1 में अगर मैं रिजल्टेंट देखूंगा तो इसका डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन बिल्कुल सेंटर से होके जाता है, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं।
ठीक है, तो कहीं पे भी अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मींस पाथ मेरा सर्कुलर है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मेरा कांस्टेंट है। यही चीज होती है सैटेलाइट्स में, जो कि हम यहां से लॉन्च करते हैं और एक पाथ पे जाकर वो एक कांस्टेंट स्पीड से राउंड घूमता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम क्या है कि ये हमेशा और हमेशा सेंटर की तरफ है। सेंटर की तरफ होने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है? सेंटर की तरफ होने का फायदा ये है कि इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंट क्या है, 90 डिग्री पे है, तो एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया जीरो। ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड को चेंज ही नहीं कर पाता है। ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। यानी कि जो चीज यहां से चली है इसको घुमाकर फिर यहीं से निकालेगा, फिर घुमा के यहीं से निकालेगा। यानी कि इसकी स्पीड स्पीड अगर मैं बोलूं तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा अनचेंज रहता है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। पाथ मेरा सर्कुलर रहेगा लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, यानी कि v1 और v2 का मॉड सेम नहीं रहेगा। इन दैट केस क्या होता है कि मेरा, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखूं तो v इज इक्वल टू आर डब्ल्यू था, w की वैल्यू v बाई आर था, मेरा स्पीड कांस्टेंट थी, आर कांस्टेंट है, तो मेरा डब्ल्यू हमेशा कांस्टेंट था, यानी कि मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो था। और जैसे ही मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के उसमें आता हूं तो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन, एक नया फैक्टर ऐड होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी डब्ल्यू बाई डी टी हो जाएगी। यानी कि v बाई आर को मैं अगर डिफ्रेंशिएट करता हूं तो 1 बाई आर dv बाई dt क्या हो जाएगा, मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू a बाई आर डिराइव होती है। अल्फा क्या है मेरा, अच्छा, अल्फा क्या है मेरा, अल्फा मेरा अल्फा मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है, जो मेरा एंगुलर वेलोसिटी को मेरा चेंज कर रहा है। ठीक है, ये एक मेरा नया फैक्टर ऐड हो गया। और अगर मैं इसमें रिजल्टेंट की बात करूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और उससे बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया। इसके अलावा जो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप गुड़गांव में रहते हो तो आप मुझे मेरे से फेस टू फेस मिल भी सकते हो अपने क्लैरिफिकेशंस के लिए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि मेरा जो भी नया वीडियो है आपको सबसे पहले पॉपअप हो। सेकंड थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे कमेंट्स में आप अपने टॉपिक्स बताओ जिन टॉपिक्स पे आपको और क्लैरिटी चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से अपने वीडियोस आपको देता रहूंगा। थैंक यू।